हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे और पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी मेंटर, आपके अपने फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सके। यही हमारा और हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है। तो जैसा कि अभी हमने कंप्लीट किया हमारा कौन सा अध्याय, अध्याय नंबर 7वां, जिसका नाम क्या था? मानव स्वास्थ्य एवं रोग। अब जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया है वो इस चैप्टर की मान लीजिए आप हल्का सा अपोजिट है, क्योंकि उसमें हमने बताया बताया था आपको कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं या वायरस होते हैं या कवक होते हैं या हमारे प्रोटोजोआ होते हैं, इनके द्वारा क्या होते हैं? हमें रोग होते हैं। इनके हमने किसी भी लाभ के बारे में बात नहीं की थी। और जो आज का हमारा अध्याय है, आज हम बैक्टीरिया के बारे में, कवक के बारे में, इन सब के लाभ के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, सही सुन रहे हैं आप। कभी आपने सोचा था कि जो बैक्टीरिया हमें रोग करता है उससे हमें कभी भी फायदा भी हो सकता है, या मान लीजिए उससे हमें कभी लाभ भी हो सकता है? तो इस अध्याय में हम आपको बताने वाले हैं कि कवक से, बैक्टीरिया से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। अभी तक हमने हानियों के बारे में तो पढ़ लिया, लाभ हानि हो गया। मैथ हम देखो पढ़ रहे हैं, लाभ हानि मैथ पढ़ाई जाती है ना, इसी प्रकार से बायोलॉजी में भी क्या होती है, लाइफ हानि आपको पढ़ाई जाएगी। तो आज का जो अध्याय का नाम है हमारा, पहले तो अध्याय नंबर कौन सा है? ये चैप्टर नंबर या अध्याय नंबर हमारा कौन सा है? 8वां है। और इस अध्याय का नाम क्या है? मानव कल्याण में, मानव कल्याण, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अब ये जो हमारा अध्याय है ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ये क्या है? बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी सा अध्याय है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझाने का नहीं है। जहां थोड़ा बहुत समझाने का होगा वहां हम आपको समझा देंगे। इसमें क्या याद करने के लिए जो आपको नोट्स में पूरा प्रोवाइड कर दिया है हमने, तो आपको घबराना नहीं है। जितने नोट्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कराए हैं आज, वो बहुत पर्याप्त है आपके लिए। मान लीजिए अगर आपने उतना कंप्लीट कर लिया तो इस चैप्टर में एक भी नंबर कोई कट नहीं कर सकता आपका। इतना आपको तैयार कर लेना, जो भी हमने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ इस पेज में नहीं, मतलब इस नोट्स में जो आज हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, उसमें जो भी लिखा है वो पूरा कंप्लीट है। चैप्टर सफिशिएंट है, मतलब 2 पार्ट में जाएगा। आज आधा हो जाएगा, आज या कल या जब आए अपना लेक्चर, जब भी आए उसका अगले लेक्चर में क्या होगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन हमने क्या की है, कंप्लीट की है। अब इसको अंग्रेजी में बोल लीजिए, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स समझते हो आप? माइक्रोब्स अभी तक आपने देखा था, सुना भी था इनके बारे में, या पढ़ा भी था, पढ़ा भी होगा। जो हमारा वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण वाला जो अध्याय है 11th वाला, उसमें आपने इनके बारे में पढ़ा भी था, सूक्ष्म जीवों के बारे में। या इसके अलावा और भी अदर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ते आए हो। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव क्या थे? सूक्ष्म जीव वो जीव थे जिन्हें हम क्या कहते थे, अपनी नेक्ड आई या नग्न आंखों से नहीं देख सकते थे। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती थी। किसकी जरूरत पड़ती थी? माइक्रोस्कोप की। ठीक है, वही हमारे क्या कहलाते थे? सूक्ष्म जीव कहलाते थे, माइक्रोब्स कहलाते थे। अभी तक हमने उनकी हानियों के बारे में पढ़ा कि वो हमें रोग करते हैं, या उनके नुकसान के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ने वाले उनके लाभ के बारे में, उनके जो बेनिफिट हैं वो क्या है हमें, किनके? माइक्रोब्स के। तो चलते हैं भाई चैप्टर में आगे, चैप्टर में आगे चलते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि आपने इनके बारे में कभी सुना नहीं होगा, आपने इनके बारे में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। बस फर्क ये है कि आपने उनको अपने सिलेबस से कनेक्ट नहीं किया होगा। ठीक है, तो आज हम आपको कनेक्ट कराते हैं, अपने सिलेबस से कराते हैं, और क्या करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, इसमें हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं हमारा कौन सा? माइक्रोब्स इन वेलफेयर। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या, अधिकांशतः जो सूक्ष्म जीव होते हैं, अधिकांशतः सूक्ष्म जीव हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, विषाणु, कवक आदि, मनुष्यों के लिए कई प्रकार से लाभप्रद है। ठीक है, ये कई प्रकार से क्या है? लाभदायक है। नुकसानदायक आप पढ़ चुके हैं, अब इनके नुकसान के बारे में यहाँ कोई बात नहीं करेंगे। यहाँ पर केवल इनके बेनिफिट के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इनसे हमें क्या क्या लाभ होता है। ऐसा तो है नहीं है कि इसमें कोई फ्लो डायग्राम करके आपको समझाया जाएगा, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें समझाने लायक। जो लाइन है वो आपको रीड करा दी, जहां पर कुछ समझाने लायक आएगा तो उसी लाइन को उठा करके सीधा आपको समझा दिया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया की डायग्राम दिए गए हैं, तो वह उनके आकार के आधार पर आप बैक्टीरिया को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं आप, इसलिए इस पर टाइम दे रहे हैं। ये हमें हमारा यहाँ पर बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है, उस वायरस का डायग्राम बना। ये यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया के शेप दिए गए। अब यहाँ पर शायद ये थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो, कवक की कॉलोनी। कॉलोनी का मतलब होता है एक ही प्रकार की जाति। ठीक है, जैसे मान लीजिए
हमने क्या बोल दिया, कवक की कॉलोनी बोल दिया। तो कवक हमारा कोई भी ले लीजिए, उसी प्रकार का कवक क्या होगा, अगर उसी क्षेत्रफल में ज्यादा मात्रा में है तो वो कवक की कॉलोनी कहलाता है। जैसे देखा होगा कि आपके शहरों में भी कॉलोनी होती है, तो उन कॉलोनी में केवल मनुष्य रहते हैं। अभी ना कहते ना कि सर कुछ कुत्ते पाल लेते हैं। वो जो कॉलोनी अलॉट कराई जाती है, वो कॉलोनी किन के लिए दी जाती है, मनुष्यों के लिए दी जाती है। पशुओं के लिए, जानवरों के लिए नहीं होती, वो बात अलग है, वो रख लेते हैं। ठीक है, तो वो हम कॉलोनी क्या होती है, कॉलोनी का समझ रहे हैं, जहां पर एक ही प्रजाति के जीव जंतु रहे, उन्हीं को हम कॉलोनी बोलते हैं। समझे? वैसे नर्सरी में केवल पेड़ पौधे होते हैं, वहां मनुष्य नहीं रहते हैं। जो पौधों की नर्सरी होती है, सुना होगा आपने। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार की क्या है, कॉलोनी ही। अब यहां से देखते हैं घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। घरेलू उत्पादों में बहुत ज्यादा मात्रा में सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। अभी हम बोलते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा, आपको कि हाँ ये तो होता है, ये हमने देखा भी है। तो आपने देखा होगा कि जो दूध से दही बनता है, दूध से दही बनता है, या पनीर बनती है, या आपकी जो ब्रेड बनती है, या इडली डोसा बनाने के लिए जो डो बनता है, डो जानते हो आप, जो ढीला ढाला सा वो आटा टाइप का बनाते हैं, या जो भी घोल या पेस्ट तैयार करते हैं, उसको डो बोलते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि दूध से दही बनता है, तो दूध से दही बनाने के लिए हमारे का लैक्टो एसिड वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारा काम करता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारा क्या होता है, काम करता है, जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड को। जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड को। अब लैक्टिक एसिड करता क्या है, लैक्टिक एसिड क्या करता है कि जो भी हमारे दूध में, दूध होता, दूध किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है, दूध होता है, उसमें प्रोटीन होते, वो पानी होता है, प्रोटीन होता है। पानी और प्रोटीन आपस में इस तरीके से मिक्स होते हैं कि वो एकदम मिल्क की संरचना बना लेते हैं। जब पानी अलग कर दें, प्रोटीन अलग कर दें, तो वो एक थक्के के रूप में जम जाती है ना। तो जो हमारा एसिड होता है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा जो भी एसिड प्रोड्यूस करते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है या उत्पन्न होता है। तो जो वो लैक्टिक एसिड होता है, वो क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। आपने देखा होगा। अब देखो, आप कहोगे कि इसने तो दूध से दही में बदल दिया, तो ये तो नुकसान करना चाहिए, उसमें बैक्टीरिया। देखो भाई, नुकसान नहीं करता ये नुकसान नहीं करता, ये क्या करता है, और फायदा करता है। जो दही होता है वो दूध की कंपेरिजन में ज्यादा लाभदायक होता है, या ज्यादा फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, एक तो विटामिन B12 की मात्रा भी बढ़ जाती है, जो हमारी आरबीसी काउंट के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। तो जो दही होता है वो दूध की कंपेरिजन में ज्यादा फायदेमंद होता है। समझे? और भी ये हो किसकी वजह से रहा, वो अपने लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, या जीवाणु की वजह से हो रहा है। इतना क्लियर है? और ये जो हमारा दही होता है, ये पाचन में भी क्या होता है, बहुत लाभदायक होता है। क्योंकि जब ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारे पेट में जाता है, तो वहां पर जो भी और अन्य रोग कारक उपस्थित होते हैं, उनको खत्म करने में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। इसलिए हमारे पाचन में भी क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। इतना क्लियर है? तो देखते हैं भाई। और आपने अक्सर कर देखा होगा कि जो हम, जैसे मान लीजिए कोई, पहले हमारे पास दही ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है, दही हमारे पास ऑलरेडी है, उस दही से हमने थोड़ा सा 1 चम्मच दही निकाला और दूसरे फ्रेश ताजा दूध में डाल दिया, तो वो जल्दी क्या करता, फिर से दही में परिवर्तित हो जाता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आपने 1 चम्मच वो दही निकाला था ना, उस 1 चम्मच दही में लाखों की मात्रा में क्या हो सकते हैं, हमारे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो तेजी से क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, और जाकर के जल्दी क्या करते हैं, दही में परिवर्तित हो जाते हैं। समझे आप? इसके पहले आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया एक फिक्स टेम्परेचर या फिक्स तापमान पर काम करते हैं। समझे आप? जैसे कि अगर आपने कभी दूध लिया और दूध उठा करके फ्रिज में रख दिया, तो फ्रिज का जो तापमान होता है वह 2-3 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। समझे आप? या इसके अलावा आपने क्या किया, दूध को गर्म कर दिया, दूध को खौला दिया या उबाल दिया, जो भी आप सही बोले। तो जब दूध को आप उबालेंगे या खौलाएंगे, तो 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान जाएगा, 70-80 मान लीजिए। तो उसके बाद क्या होंगे, जो भी उसमें बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे। ठीक है? लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया का एंजाइम जो काम करता है, वो काम करता है 26-27 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जो रूम का तापमान होता है उसके तापमान पर काम करता है। अगर हम तापमान बहुत कम कर दें या तापमान बहुत ज्यादा कर दें, तो जो वो बैक्टीरिया के काम करने की क्षमता होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। वो उतनी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाएगी। समझे? इसलिए आपने देखा होगा कि अगर हम दूध को खौला देते हैं या उबाल देते हैं, या हम दूध को फ्रिज में रख देते हैं, तो उससे हमें क्या होता है, दही प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो तेजी से अपनी वृद्धि नहीं कर पाती है। यही रीजन होता है कि जब हम दूध को उबाल कर रखते हैं या दूध को फ्रिज में रख देते हैं, तो वो दूध से दही में परिवर्तित नहीं होता। इतना क्लियर है? तो देखते हैं भाई, यहां पर यह क्या करता है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, अम्ल का उत्पादन करता है। कौन से अम्ल का? लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करता है।
जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। और ये दूध को दही में परिवर्तित कैसे करता है? ये दूध की जो भी प्रोटीन होती है उसको क्या करता है, आंशिक रूप से पचा देता है, पूर्णतः नहीं पचाता, आंशिक रूप से पचा देता है, जिससे क्या करता है वहां पर थक्के बन जाते हैं। इसलिए वो दही देखा होगा आपने, थक्के के नुमा में होता है। ठीक है, जो क्या करता है, जो दुग्ध प्रोटीन को स्कंदित, स्कंदित मतलब कोगुलेट करना, वो थक्का बनाना, तथा आंशिक रूप से पचा देता है। थोड़ा लैक्टो एसिड बैसिलस, वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया युक्त दही मिलाकर ताजे दूध को दही में परिवर्तित, आपने देखा होगा कि जो हमारे पास दही ऑलरेडी होता तो उस दही में से एक चम्मच दही निकालेंगे और दूसरे दूध में डाल देंगे, ताकि जल्दी से क्या हो जाए, हमें दही बन जाए। तो जो वो हम एक चम्मच दही लेते हैं उसको हम इनोकुलम या स्टार्टर या प्रारंभक के रूप में उसका उपयोग करते हैं। और यह क्या करता है, दही में विटामिन B12 को भी बढ़ाता है। पेट में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रोग जनकों को पहचानने में मदद करता है, उनको पहचानेगा और उनको मार देगा। ठीक है, ताकि वहां पर जो भी बैक्टीरिया थे वो खत्म हो जाए। अब इसके बाद देखते हैं बैक्टीरियल किण्वन। अब बैक्टीरियल किण्वन में देखा होगा आपने कि जैसे इडली वगैरह बनाते हैं, डोसा वगैरह बनाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, हम कुछ समय के लिए पेस्ट बनाकर रख देते हैं, ताकि उसमें और चीजें वो फूल सके, मतलब और अच्छा हो सके, ताकि जो इडली बने हमारी स्पंजी बने, ठोस ना बने। अब जो स्पंज बनता है वो आपको पता है किसके वजह से बनता है? वो स्पंज बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। जहां जहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वहां पर क्या होती है, छेद बन जाते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस होती है या कब बनती है? जब क्या होती है, फर्मेंटेशन या किण्वन की प्रक्रिया होती है। किण्वन तो समझते हो ना आप, ग्लूकोज का क्या करा दें हम, अनएरोबिक या अवायवीय क्या करा दें, श्वसन करा दें। समझे आप? हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ें तो वहां पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रोड्यूस या उत्पन्न होती है। समझे आप? तो जब क्या करते हैं अवायवीय श्वसन, अवायवीय मतलब होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अवायवीय श्वसन या अनएरोबिक रेस्पिरेशन में दाल चावल से बने ढीले ढाले आटे को, जिसको हम डो बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हैं हम किस लिए? डोसा तथा इडली जैसे आहार को बनाने में किया जाता है। इस आटे की फूली हुई उभरी शकल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्पादन कारण होती है। क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, हमारा अब देखो ये जो हमारा दाल चावल वगैरह इनमें ग्लूकोज तो कहीं ना कहीं होगा, तो ग्लूकोज का क्या होता है, जब किण्वन होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर को निकलने की कोशिश करती है। तो जहां जहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती जाती है वहां पर छेद या छिद्र या पोर बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जब हम क्या करते हैं, इडली जो बनाते हैं या गर्म करते हैं, तो उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जहां से निकलेगी, जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या थी, पहले एक इडली थी, ठीक है, इस टाइप की कुछ इडली है। अब इसके अंदर क्या हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, हमने ब्लैक कलर लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए यहाँ कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। अब जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहीं से निकलेगी तो वहां से वो छेद बनाती हुई जाएगी, ऐसे जहां से भी निकलेगी। तो देखा होगा इडली में क्या होते हैं, छेद होते हैं, स्पंज होते हैं, जहां जहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वहां पर छेद हो जाएंगे। तो जो हमारी इडली होती है वो स्पंजी किस वजह से होती है, उसमें छेद होते हैं या पोर होते हैं। इतना समझ में आ गया? जैसे हमारे छोले भटूरे में बनते हैं, तो छोले भटूरे में फूलते किस वजह से, वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वो निकलती है, तो निकलने की कोशिश करती है, इस वजह से हमारे छोले भटूरे में फूलते हैं। इस प्रकार से हमारी जलेबी भी होती है। अब इसके बाद देखते हैं बेकर शीट। अब बेकर ईट का क्या करते हैं, बेकर ईट से हम बनाते हैं, देखो बेकर्स ईस्ट होता है हमारा, उस ईस्ट से या सेकेरोमाइसिस सेरेविसियाई जो होता है उसका हम किण्वन करके क्या कराते हैं, ब्रेड बनाते हैं। जो हम आप ब्रेड खाते हो ना, सुबह से एक आवाज आती है, लगाता है वो आवाज बेचने आता है, ताजी ब्रेड ले लीजिए, समझे? वो ताजी ब्रेड भी क्या होती है, सड़ा करके बनाई जाती है। वो ताजी ब्रेड भी क्या होती है, सड़ा करके बनाई जाती है। सड़ाता कौन है, हमारा बेकर्स ईस्ट से सड़ाता है या सेकेरोमाइसिस सेरेविसियाई। ठीक है, अब आपने देखा होगा तोड़ी, एक टोडी या ताड़ी आपने सुना होगा, ये साउथ इंडियन, जो आप साउथ की मूवी अगर देखते होगे तो उसमें क्या होता है, एक खजूर का पेड़ रहता है, उसके ऊपर जाएंगे वो, वहां पर एक मटका टांग देते हैं। मटका को टांगने से पहले उसमें प्लांट का जो तना होता है उसमें एक चाकू से धारदार मतलब एक बार करते हैं, जिससे वहां से कट जाता है और उससे क्या होता है, रस निकलता रहता है, कंटिन्यूस से रस निकलता रहता है। और वो रस क्या होता है, उस मटके में क्या होता है, इकट्ठा होता रहता है। उस रस को क्या करते हैं हम, किण्वन या फर्मेंटेशन की प्रक्रिया कराते हैं।
फर्मेंटेशन की प्रक्रिया तो समझते हो ना, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया कराते हैं जिसके बाद क्या होता है, वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, एल्कोहल या शराब बन जाती है, और उसको पी करके व्यक्ति टुन्न होते हैं और नाली में पड़े रहते हैं। अब यहाँ पर लिखा है, एक होती है हमारी स्विस चीज होती है, हमारी एक रॉक्यूफोर्ट चीज होती है। अब जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पनीर वगैरह बनाने में भी हमारे किसका, बैक्टीरिया वगैरह का क्या होता है, बहुत यूज होता है। तो एक होती है स्विस चीज होती है, चीज मतलब होता है पनीर, एक स्विस पनीर होती है, एक रॉक्यूफोर्ट पनीर होती है। इसमें इसका इसका जो इनका प्रोडक्शन होता है या इनका उत्पादन होता है वो किसके द्वारा होता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमेनाई, और इसका उपयोग होता है पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्ट। देखो अब ये जो स्विस चीज होती है और ये जो रॉक्यूफोर्ट चीज होती है, इनमें क्या होता है, एक अच्छा एक अलग प्रकार का क्या होता है, एक स्वाद होता है या एक फ्लेवर होता है, जिनकी वजह से इनको क्या किया जाता है, बाहर बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। अब ये जो फ्लेवर होता है या टेस्ट आता है वो किसकी वजह से आता है, ये टेस्ट या ये जो फ्लेवर है वो प्रोपियोनोबैक्टीरियम सारमेनाई की वजह से स्विस चीज का निर्माण होता है, और पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्ट की वजह से क्या होता है, रॉक्यूफोर्ट चीज का निर्माण होता है। समझे, इनके लिए आपको डायग्राम लाए हैं और आपने ये डायग्राम देखे भी होंगे। ये पनीर आपने देखी होगी, जब आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा तो उसमें जो जेरी पनीर का टुकड़ा लेकर के भागता है वो इसी तरीके रहता है ना, उस पनीर में बहुत बड़े बड़े से छेद दिखाई देते हैं, तो वो हमारी होती है स्विस चीज। ये हमारी कौन सी, रॉक्यूफोर्ट। तो ये अपनी कौन किसकी वजह से है, पेनिसिलिन पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्ट की वजह से है, और ये किसकी वजह से है, प्रोपियोनोबैक्टीरियम सारमेनाई की वजह से स्विस चीज का निर्माण होता है। और इन दोनों में खास क्या चीज है, इनका जो टेस्ट होता है, इनका जो फ्लेवर होता है, इसकी वजह से क्या किया जाता है ना, ज्यादा पसंद किया जाता है। अपने यहाँ पर शायद नहीं देखा मैंने अभी तक, लेकिन आपने टॉम एंड जेरी में जरूर देखा मैंने वो। तो घरेलू उत्पाद में आपको समझ में आ गया, घरेलू उत्पाद में कहाँ गया, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, दूध बनाना हो, वो दूध से दही बनाना हो, पनीर बनाना हो, ब्रेड बनाना हो, इडली डोसा बनाना हो, छोले भटूरे बनाना हो, इन सभी चीजों में क्या होता है, हमारे किसका उपयोग करते हैं हम, हमारे ईस्ट या हमारे बैक्टीरिया या फंजाई का उपयोग हम इनमें करते हैं। या मान लीजिए सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं हम, सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर, अब औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। अब औद्योगिक उत्पाद कैसे, मान लीजिए औद्योगिक उत्पाद की बात क्या होती है, पहले अगर कोई चीज हम कम मात्रा में बना रहे तो घर के लिए यूज हो जाती है, जैसे मान लीजिए अल्कोहल लोग अपनी खुद के पीने के लिए बनाए तो वो घरेलू चीज हो जाएगी, जैसे तो ताड़ी वगैरह थी या टोडी वगैरह। लेकिन अगर उन्हीं वही उसी चीज का उत्पादन हम क्या करें, बहुत ज्यादा मात्रा में करें तो वो औद्योगिक लेवल पर हो जाएगा, वो इंडस्ट्रियल लेवल पर हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कर तो हम उन्हीं चीजों से रहे हैं, वही हमारे सूक्ष्म जीव तो वहां भी काम करेंगे और वही हमारे क्या होंगे, औद्योगिक इंडस्ट्री में करेंगे। बस फर्क हो जाएगा कि औद्योगिक में थोड़ा सी चीजें और ऐड हो जाएंगी। तो देखते हैं भाई, व्यवसायिक पैमाने पर मादक पेय जो आपकी दारू होती है ना, दारू जानते हो आप, एल्कोहल, ठीक है, तथा एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक तो आप जानते हो कि पेनिसिलिन वगैरह अपना एंटीबायोटिक आता है, और भी मेडिसिन आती है एंटीबायोटिक की जो बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करती है, को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है, जैसे हम क्या कहते हैं, फर्मेंटर्स कहते हैं। अगर हम छोटे से बर्तन में बनाए तुम्हारे घर के लिए या घरेलू उत्पादों के लिए, अगर हम उसी को बड़े टैंकरों में बनाए तो वो औद्योगिक लेवल पर हो जाती है, वो इंडस्ट्रियल लेवल पर हो जाती है। अब यहां पर किसकी बात की गई है, किण्वित पेय की बात की है, फर्मेंटेड बेवरेजेस। अब यहां पर लिखा सैकेरोमाइसिस सेरेविसिए का उपयोग ब्रेड बनाने तथा माल्टीकृत धान्यों तथा फलों के रसों में एथिनॉल उत्पन्न। देखो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो हमारा सैकेरोमाइसिस सेरेविसिए होता है इसका उपयोग हम ब्रेड बनाने में करते हैं, लेकिन इसी का उपयोग और भी चीजों में करते हैं, किसमें, दारू बनाने में। देखो यहां पर लिखा एथिनॉल। कौन सी वाली ब्रांड पीते हो आप पीते हो C2H5OH, ठीक है। हम अल्कोहल की बात कर रहे थे, मेथिनॉल, एथिनॉल, प्रोपेनॉल, कौन सा ब्रांड, वो ब्रांड नहीं आप कि वो कौन से आते हैं, मैजिक मूवमेंट आते हैं, किंगफिशर आते हैं, बहुत से आते हैं, ठीक है। तो आपको नहीं पीना, अभी आपको पिछले चैप्टर में समझाया था ना, उनके दुरुपयोग बताए थे आपको। तो फिर आप सोच रहे होंगे इनका उपयोग के मतलब इनको बना क्यों रहा है, इनको बना रहा है मेडिसिन वगैरह के लिए, ठीक है। अच्छा, मेडिसिन के लिए बना रहे हैं, हाँ। और बाहर क्या होता है कि जो मतलब अदर कंट्रियां होती है वहां पर इनको एक पारंपरिक या ट्रेडिशनल पेय के रूप में होता है, खाना पीना खाने के बाद वो एक आध दो ढक्कन पी लेते हैं। अपने यहाँ ऐसा नहीं पीते, अपने यहाँ चाहिए उन्हें पूरी बोतल, उन्हें इतनी इतनी बड़ी बड़ी पूरी क्या बोतल चाहिए होती है, और पी करके वो कहीं भी नाले में डले रहते हैं। तो वो कहीं से भी लाभदायक नहीं मानी जाती है, समझे आप, वो नुकसानदायक हो जाती है। तो सैकेरोमाइसिस जो सेरेविसिए होता है इसका उपयोग हम ब्रेड बनाने में भी करते हैं, और माल्टीकृत धान्यों तथा
फलों के रसों में एथेनॉल को उत्पन्न करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ईस्ट द्वारा एथेनॉल उत्पादित होता है। अब यहां पर देखते हैं, वाइन तथा बियर का जो उत्पादन होता है बिना आसवन के द्वारा होता है। अब आसवन की प्रक्रिया आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो फिर आपका जीवन बहुत बेकार है। नहीं पढ़ी है फिर भी हम बता देते, देखो आसवन प्रक्रिया क्या होती है। मान लीजिए एक ड्रम होता है, कैसे, ठीक है, एक मान लीजिए कोई एक बॉक्स होता है, चलो मैंने तो ये किया भी है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कोई एक ऐसा ड्रम है, ठीक है, और इस यहाँ पर कुछ हमने एक ऐसी प्लेट या कोई ऐसा एक बर्तन रखा है जिसमें हम पानी भर सके, ठीक है, और यहां से क्या करते हैं, यहां से एक ऐसे पाइप लगाएंगे, ठीक है। क्या करते हैं, यहां में क्या भरा है, इसमें पानी भरा हुआ है भाई, देखो जो मैंने तरीका पढ़ा है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हमें अल्कोहल बनाना है या दारू वगैरह बनानी है तो क्या होता है कि हम फलों को सड़ाते हैं, क्या करते हैं, फलों को सड़ाते हैं ताकि उसमें और बैक्टीरिया वगैरह तैयार हो सके। फलों को सड़ाते हैं, या मान लीजिए गेहूं वगैरह से भी अल्कोहल बनता है, हमारा चावल से भी अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो जो भी चीज हमने सड़ाई हुई है, मान लीजिए हमने यहाँ पर वो भर दी, यहाँ पर क्या कर दी हमने, भर दी, ठीक है। और यहां से लगाते हैं हम क्या, आग, यहां से क्या लगाते हैं हम, आग। और आग को हम दिखा दें थोड़ा इस तरीके से ताकि आपको लगे कि यहां से यह आग जा रही, ठीक है। यहां से क्या लगाई हमने, आग। और क्या करते हैं, इसके अंदर लगाते हैं एक प्लेट, लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्लेट। और इस प्लेट का कनेक्शन क्या होता है, इसके साथ, ठीक है। और इसके आसपास से क्या होती है, एयर जा रही होती है, इसको यहां से कहीं से बांध देंगे हम ऐसे। तो क्या होता, यहां से हमने आग दी तो यहाँ पर जो भी किंडवित पदार्थ भरा हुआ था उसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद उससे क्या होगी, यहाँ पर वाटर भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ जब हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद क्या होगी, भाप बनेगी, गैस बनेगी। गैस जाकर के टकराएगी इस ठंडे पानी से, किससे टकराएगी, ठंडे पानी से। अब आपको पता है कि जब गैस क्या होती है, ठंडी चीज से टकराती है तो वो द्रव या पानी में बदल जाती है, और वो पानी की बूंदें बन करके, पानी की बूंदें बन करके वो क्या होंगे, इस प्लेट पर आकर गिरेंगे, और इस प्लेट के द्वारा क्या होंगे, यहाँ बाहर निकल आएंगे, और यहाँ पर हम रखे रहते हैं बोतल। तो यहाँ पर हमारी क्या होती है, एल्कोहल इकट्ठा होता रहता है, समझे आप। हमने क्या किया, यहाँ पर माल्टीकृत या जो भी पदार्थ है हमारा कच्चा पदार्थ, उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद यहाँ से भाप बनी। भाप बनने के बाद जब वो ठंडे पानी से टकराई तो वो द्रव में परिवर्तित होगी, और द्रव में परिवर्तित होने के बाद वो बाहर निकल आए। तो ये होती है आसवन की प्रक्रिया, समझे आप। तो यहाँ पर जो बोला गया है कि वाइन तथा बियर, जो हमारी बियर और वाइन बनती है वो बिना आसवन के बनती है, बिना हमारे आसवन की प्रक्रिया के द्वारा बनती है, इसलिए उनमें अल्कोहल की मात्रा कम होती है। जबकि विस्की, ब्रांडी, रम, कितने अच्छे अच्छे नाम लिखे हैं, खराब नाम है ये नाम, रम आदि किण्वित रस के आसवन द्वारा तैयार किए जाते हैं। आसवन आपको बता दिए हमने, ठीक है। अगर हम आपको 9th में पढ़ाते होते तो आपको और अच्छे से पढ़ाते, समझे। अब तो कुछ हो नहीं सकता इतने, लेकिन समझ लीजिए, ऐसा नहीं है, डरा नहीं रहे, आपको बता दिया हमने। आसवन की प्रक्रिया यही होती है। ये तो आपको पता है ना कि जो गैस होती है वो द्रव में कैसे परिवर्तित होती है, या तो तापमान बहुत कम होना चाहिए या दाब बहुत ज्यादा होना चाहिए। कभी कभी आपने देखोगे फ्रिज से बहुत ठंडी हम बोतल निकाल के बाहर रखते हैं, और कुछ समय बाद देखते हैं उसके चारों तरफ क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। क्यों, क्योंकि उससे जो भी बोतल से एयर टकराई है वो किस में परिवर्तित हो गई, द्रव में, समझे। वो बोतल से बाहर पानी, बोतल से नहीं बाहर निकलता पानी। तो ये आसमान नहीं पढ़ाना था हमें, हमें पढ़ाना था आपको किण्वन। अब यहां पर देखते हैं एंटीबायोटिक बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं, किसमें बनाने के लिए, हम एंटीबायोटिक्स बनाने में। कुछ सूक्ष्म जीवियों द्वारा निर्मित रासायनिक पदार्थ जो अन्य रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को करते हैं मंद, मतलब कम करते हैं, या उन सूक्ष्म जीवों को करते हैं मार देते हैं। जैसे इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, प्लेग के लिए करते हैं, खांसी के लिए, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग आदि के उपचार में क्या होता है, इसका उपयोग होता है, किनका, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक का। जैसे हमारी एंटीबायोटिक है सबसे पहले पेनिसिलिन। अब यहां पर क्या, पेनिसिलिन के बारे में बताया गया, किसके बारे में बताया गया, पेनिसिलिन के बारे में। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये क्या कर रहे थे, अपने किस पर, स्टेफाइलोकोकस पर अध्ययन कर रहे थे। किस पर अध्ययन कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस पर ये अध्ययन कर रहे थे। तो क्या हुआ, अचानक एक दिन इनके घर से फोन आ गया, तो ये जल्दी जल्दी वहां पर वो जो प्लेटें थी उनकी जिन पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनको बिना धुले छोड़े घर चले गए। जब वो कल आकर के उन्होंने वापस आकर के देखा तो जो बिना धुली प्लेट थी उसमें देखा कि कुछ जगह पर जो हमारे क्या थे, स्टेफाइलोकोकस थे, वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे। उसकी जगह पर कोई और चीज आ गई थी, और वो और चीज क्या थी, मोल्ड या पेनिसिलियम नोटेटम आ गया था।
क्या आ गया था, पेनिसिलियम नोटेटम। अब ये जो पेनिसिलियम नोटेटम था ये कुछ रसायन मुक्त कर रहा था, जिसकी वजह से स्टेफाइलोकोकस क्या कर रहे थे, उस प्लेट पर वृद्धि नहीं कर पा रहे थे। जैसे क्या था, मान लीजिए हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इस प्लेट पर क्या कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस के कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस का कर रहे थे, इस पर अध्ययन कर रहे थे। क्या हुआ, इनके पास अचानक से फोन आया, इनके इनकी वाइफ का फोन आया, तो ये भागते भागते क्या हुआ, घर गए। जब ये भागते हुए घर गए तो इन्होंने प्लेट धुलना भूल गए, ये प्लेट धुलना भूल गए। जब ये वापस आकर के इन्होंने कल देखा तो उस पर क्या थे, स्टेफाइलोकोकस की जगह पर क्या हुए थे, कुछ मोल्ड या पेनिसिलियम नोटेटम ग्रो कर रहे थे, जिनकी वजह से ये हमारे स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं कर पा रहे थे। समझे? तो उन्होंने देखा कि ये जो पेनिसिलियम नोटेटम है ये कुछ रसायन मुक्त करते हैं, जिसकी वजह से ये ग्रो नहीं कर पाते। समझे? फिर बाद में हमारे और साइंटिस्ट आए, इन्होंने केवल इतना ही बताया था कि पेनिसिलियम एक नोटेटम होता है जो क्या करता है, एक मोल्ड होता है जो पेनिसिलिन को मुक्त करता है, जिसकी वजह से हमारे स्टेफाइलोकोकस ये वृद्धि नहीं कर पाती। ठीक है, तो फिर इन्होंने उसके बारे में बहुत कुछ नहीं बताया कि ये जो पेनिसिलिन है इसका उपयोग हम काय काय में कर सकते हैं, क्या क्या चीज में कर सकते हैं। बाद में और साइंटिस्ट आए हमारे, हार्वर्ड फ्लोरे और अर्नेस्ट चैन, हमारे दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या किया, पेनिसिलिन के बारे में बताया था, जो पेनिसिलिन क्या होती है, एक एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है। तो इतना समझ में आया, ये कहानी आपको आगे समझ में। हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या थे, ये क्या कर रहे थे, पहली बात तो पेनिसिलिन को खोजा किसने था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, बस वो इनके कार्य को नहीं बता पाए थे कि इसका काम हम कहां पर कर सकते हैं। तो यह जो पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन क्या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजा गया सबसे पहला एंटीबायोटिक था। क्या था, पहला एंटीबायोटिक था। उन्होंने देखा कि बिना धुनी प्लेट पर स्टेफाइलोकोकस जो हमारा बैक्टीरिया है वह वृद्धि कर रहे मोल्ड के आसपास वृद्धि नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने पेनिसिलिन को प्राप्त किया। देखो यहाँ पर कुछ शब्द शॉर्ट में लिखी है ये डेफिनेशन, लेकिन हम आपको समझा दें। क्या था कि वो स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया था उसके पर वो वृद्धि वो रिसर्च कर रहे थे। वो घर गए, उन्होंने प्लेट को धुलना भूल गए। जब दूसरे दिन आए तो उन्होंने देखा कि उस पर मोल्ड ग्रो कर गए, और जहां जहां पर वो मोल्ड ग्रो कर रहे थे उन मोल्ड के आसपास क्या हुआ, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो था वो ग्रो नहीं कर पाया। समझे? तो उन्होंने देखा कि जो अपने क्या थे, मोल्ड थे या पेनिसिलियम नोटेटम थे, वो कुछ पदार्थ मुक्त कर रहे हैं। उस पदार्थ को उन्होंने क्या नाम दे दिया, पेनिसिलियम नोटेटम के नाम पर ही उन्होंने पेनिसिलिन नाम दे दिया, लेकिन वो उसके काम को नहीं बता पाए। बाद में अर्नेस्ट चैन और हार्वर्ड फ्लोरे दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने पेनिसिलिन के उपयोग के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ये एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा किया गया था। समझे? और फिर उसके बाद जब इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया गया तो आपने किसको, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चैन और हार्वर्ड फ्लोरे को इस खोज के लिए क्या हुआ था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1945 में। ये इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उसके कार्य के बारे में किसने बताया था? हमारे अर्नेस्ट चैन तथा हार्वर्ड फ्लोरे ने बताया था कि ये एक शक्तिशाली या प्रभावशाली एंटीबायोटिक की तरह ये काम करता है। इतना क्लियर है? पूरी प्रोसेस समझ में आ गई आपको? अब इसके बाद देखते हैं रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु। देखो, कार्बनिक अम्ल। अब जो हमारे कुछ कार्बनिक एसिड हैं जिनका निर्माण किन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है ये आपको याद कर लेना है। जैसे कि हमारा एस्परजिलस नाइगर एक फंजाई होता है जो क्या करता है, सिट्रिक एसिड का निर्माण करता है। इसके बाद होता है हमारा एसिटोबैक्टर एसिटाई, एक बैक्टीरिया है जो करता है एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। ठीक है? इसके बाद क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम होता है, एक बैक्टीरिया है जो ब्यूटायरिक एसिड का नाम, वो ब्यूटारिक एसिड या अम्ल का निर्माण करता है। इसके बाद लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। देखो, केवल तुम्हें एक नाम में दिक्कत हो सकती है, इसका मिलता जुला नहीं मिल रहा। एस्परजिलस जो नाइगर है वो सिट्रिक एसिड का कर रहा है, बाकी के नाम से ही आपको याद हो जाएगा। एसिटोबैक्टर एसिटो एसिटिक एसिड, और ब्यूटाइलिकम ब्यूटायरिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। बहुत आसान तरीके हैं। तो ये हमारे यहाँ पर कुछ सूक्ष्म जीव हैं और उनसे बनने वाले यहाँ पर कुछ कार्बनिक अम्ल हैं। ठीक है, जो आपको याद करने हैं और ये इंपॉर्टेंट है। एक ही नंबर के क्वेश्चन सीधा आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया है या कवक है, पहला तो क्वेश्चन ये बन जाएगा। इसके अलावा
एसिडोबैक्टर एसिटाइक कौन से अम्ल का निर्माण करता है? एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है, ब्यूटारिक अम्ल का निर्माण करता है, या सिट्रिक अम्ल का निर्माण करता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई। अब इसके बाद देखते हैं एल्कोहल के निर्माण में। तो देखो आपको बताया था, यहां पर लिखा सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ये एक ऐसा ईस्ट है जिसका सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं हम किसको बनाने में? एथेनॉल, दारू को बनाने में इसका सबसे ज्यादा उपयोग हम करते हैं। अब इसके बाद हम कुछ एंजाइम के बारे में बताते हैं। देखो एंजाइम, अब एंजाइम यहां पर लिखा लाइपेज लिखा है, पेक्टिनेज तथा प्रोटीएज। अब जो लाइपेज होता है, देखो लाइपेज से समझ में आ रहा हुआ कि आपको लिपिड, क्या लिपिड। तो आप जो आपके कपड़ों में दाग लगते हैं, वो दाग किसके? तेलीय दाग लगते हैं, तेल वगैरह के दाग लग जाते हैं। ठीक है, सर्फ एक्सेल के प्रचार में देखा होगा आपने, दाग अच्छे हैं। ठीक, दाग अच्छे क्यों है? क्योंकि हमारे पास लाइपेज है। तो आपको पता है कि जो दाग होते हैं उनमें कहीं ना कहीं लिपिड होता है। ठीक है, और लिपिड को तोड़ने के लिए हमारे पास एंजाइम होता है लाइपेज। ठीक है, तो यहाँ पर देखा लिखा है जो लाइपेज एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम क्या करता है? लिपिड को साफ कर देता है, उसको तोड़ देता है, जिससे क्या होती है हमारी मैल या जो दाग धब्बे होते हैं वो साफ हो जाते हैं। ठीक है, तो लाइपेज का जो उपयोग होता है हम किस लिए करते हैं? अपमार्जक, संरूपण तथा धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने में किया जाता है। अब इसके बाद लिखा है यहाँ पर पेक्टिनेजेस तथा प्रोटीएजेस, ये दो एंजाइम हैं जिनका उपयोग करते हैं हम जूस वगैरह को साफ करने में। देखा होगा आपने कि आप जो घर पर जूस बनाते हो और जो आप बाजार से जूस लाते हो, उन दोनों जूस में जो बाजार वाला जूस होता है वो ज्यादा साफ होता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या करते हैं हम? प्रोटीएजेस और पेक्टिनेजेस एंजाइम से क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं, जिससे क्या होता है जो बोतल वाला जूस होता है वो ज्यादा साफ हो जाता है। ठीक है, एंजाइम का हो गया। इसके बाद देखते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब जो हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है? जिन व्यक्तियों में रुधिर के थक्के बनने लगते हैं, देखो हार्ट अटैक आता है, क्यों आता है हार्ट अटैक? क्योंकि क्या होता है ब्लड क्लॉट होने लगते हैं, रुधिर के थक्के बनने लगते हैं, जिससे क्या होता है प्रॉपर ब्लड क्या होता है हृदय के पास नहीं पहुंच पाता, या हृदय बराबर प्रॉपर ब्लड को पंप नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि बीच बीच में थक्के बन गए, जिससे सप्लाई या अच्छे से नहीं हो पा रही। तो उन थक्कों को तोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम होता है, उसका हम यूज करते हैं। अब ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ये कहां से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है हमें स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? उन रोगियों में करते हैं जिनकी रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाते हैं। मान लीजिए जिन व्यक्तियों में रुधिर के क्लॉट बन गए, ब्लड क्लॉट बन गए, उन ब्लड क्लॉट को तोड़ने के लिए क्या करते हैं? हम स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द लिखा है थक्का स्फोटन। तो स्फोटन का मतलब होगा क्लॉट बस्ट करते हैं। क्या करते हैं? क्लॉट बस्टिंग में इसका यूज करते हैं। बस्ट मतलब तो फोड़ना, क्लॉट मतलब होता थक्का। अब इसके बाद यहां पर लिखा है साइक्लोस्पोरिन ए। क्या? साइक्लोस्पोरिन ए। अब जो साइक्लोस्पोरिन ए है, ये ट्राइकोडर्मा पॉलोस्पोरम एक कवक होता है, उससे हम इसको प्राप्त करते हैं। किससे? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम हमारा एक कवक होता है, उससे हम क्या करते हैं? अपना पॉलीस्पोरिन वो साइक्लोस्पोरिन ए को प्राप्त करते हैं। इसका काम क्या करते हैं? इसका उपयोग होता है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, किसी से किडनी ली, तो आपको अभी पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि जब हम किसी से अंग प्रत्यारोपण करवाते हैं, किसी में अंग प्रत्यारोपित करते हैं, तो उसकी इम्यूनिटी हमें करनी है लो रखनी पड़ती है। तो ये किसके लिए काम करता है? इम्यूनो सप्रेसेंट, उसकी इम्यूनिटी को कम करने में क्या करता है? ये सहायता करता है। कौन सा एंजाइम? साइक्लोस्पोरिन ए। और इसका उत्पादन कहां से होता है? वो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम कवक से इसका उत्पादन होता है। ठीक है, और ये किसके लिए होता है? प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। अब इसके बाद यहां पर लिखा है स्टैटिन। क्या लिखा है हमारा? स्टैटिन। तो जो स्टैटिन होता है, ये मोनास्कस परप्यूरियस एक ईस्ट होता है, उससे ये प्राप्त होता है। और ये करता क्या? ये करता है कि जो भी हमारे शरीर में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है? ये कम करता है। तो इसका प्रयोग क्या करते हैं? रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारक के रूप में उपयोग किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम स्पर्शसंधन। मान लीजिए जो भी हमारा क्या होता है कोलेस्ट्रॉल बनाता, उस एंजाइम को करता है और रोकता है कि देखो भाई ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ना बनाइए, उससे व्यक्ति को दिक्कत हो सकती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में सहायता करता है। तो ये कुछ एंजाइम थे जो आपके लिए फायदेमंद थे। अब इसके बाद देखते हैं हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में। अब सीवेज जानते हो आप क्या होता है? सीवेज जो आपके नाला नाली का ये जो गंदा पानी होता है, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? सीवेज कहलाते हैं। अब ये जो सीवेज का पानी होता है, अब ये सीवेज के पानी में लाखों हजारों ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं।
या उसमें ऐसी कुछ गंदगी होती है जिससे क्या होता है और अन्य चीजें भी खराब हो जाती हैं, समझे। तो ये जो नालों का जो गंदा पानी होता है, इनको हम डायरेक्ट कहाँ पर भेज नहीं सकते, इनको हम डायरेक्ट कहाँ पर नहीं भेज सकते, इनको हम नदियों में नहीं भेज सकते, या डायरेक्ट हम खेतों में नहीं भेज सकते, या डायरेक्ट इसका हम यूज दोबारा नहीं कर सकते। क्यों? अगर नाली का पानी पियोगे तो जाने कितने हजारों आपके अंदर सूक्ष्म जीव पहुंच जाएंगे और आपको बीमार कर सकते हैं। या डायरेक्ट हम कहाँ डाल दें, नदियों में डाल दें, तो नदियों में रहने वाले जो भी जीव जंतु उनकी जीवन के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। तो जो भी सीवेज का या गंदा नाले का जो पानी होता है या बाहित मल होता है, इसको करते हैं हम ट्रीट करके या इसको साफ करके ही नदियों में इसको छोड़ते हैं। अगर डायरेक्ट हम नदियों में इसको छोड़ देंगे तो नदियों का पानी खराब होगा, साथ ही साथ नदियों में रहने वाले जीव जंतु भी क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। और इसकी वजह से क्या होगी, प्रकृति भी क्या होगी, काफी क्षतित होगी, या मान लीजिए प्रकृति का भी क्या काफी ह्रास होगा या नुकसान होगा, जिसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से हमारे जीवन पर भी असर पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं, इसको समझाने के लिए थोड़ा बहुत हमें डायग्राम की सहायता लेनी पड़ेगी कि हम कैसे इसको पानी को हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। जो हमारा जो सीवेज का जो पानी होता है उसको हम कैसे साफ करते हैं। ठीक है, चाहे तो आप क्या करें, इनको ऐसे समझा दें, डायग्राम के द्वारा समझा देते हैं। देखो क्या होता है, मान लीजिए यहां से, मान लीजिए ये आपकी नगर पालिका की पाइपलाइन है, ये नगर पालिका की पाइपलाइन आकर के यहाँ जुड़ी। तो यहाँ पर क्या डाला गया, पूरा पानी डाला गया, जितना भी पानी था दुनिया तमाम का सब यहाँ पर इसके अंदर डाला गया। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे सिस्टम लगे रहते हैं। ठीक है, सिस्टम लगे रहते हैं जो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरीके से कुछ इसमें बैरियर लगा दिए जाते हैं। इसमें क्या करते हैं, कुछ ऐसे इस तरीके से बैरियर लगा दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो बैरियर है, अब इनके बारे में बताएंगे। देखो, अब मान लीजिए नाली से पानी आता, तो नाली के पानी में तो बहुत सी चीजें होती हैं। अब बहुत सी चीजों से मतलब क्या, उसमें पॉलीथीन भी डला रहता है, तुम्हारे छोटू मग्गू का जूता भी चला जाता है, कॉपी की, तो जाने कितना दुनिया भर का, आपने नालियों में पानी देखो कितना कचरा आता है उसमें, जाने कितना मोटा मोटा कचरा भी होता, महीन कचरा भी होता, और उससे भी महीन या जीवाणुओं से भरा या सूक्ष्म जीवों से भरा भी पानी वो होता है, उसमें गंदगी होती है हर प्रकार की, बिल्कुल एकदम जो हमें आंखों से दिखाई नहीं दे सकता, उस गंदगी से लेकर के जो हम हाथों में इस तरीके से उठा सकते, इतनी बड़ी गंदगी भी उसमें होती है। ठीक है, तो उसी के आधार पर यहाँ पर क्या करते हैं, हम सिस्टम लगाते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हम कुछ इतने बड़े बड़े होल करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ बड़े बड़े कर देंगे, यहाँ पर कुछ बड़े बड़े छेद बना देंगे। ठीक है, फिर कुछ छोटे छोटे छेद बना देंगे, फिर क्या करेंगे, कुछ छोटे छोटे, फिर और छोटे छोटे, ताकि यहाँ पर सबसे बड़े बड़े रह जाएं, जो हमारे बड़े बड़े हैं, इन छेदों से बड़े बड़े सामान पर रुक जाएं। फिर उसके बाद कुछ और बड़े बड़े रुक जाएं, फिर यहाँ पर कुछ और बड़े बड़े रुक जाएं। ठीक है, अंत में हमें यहाँ पर केवल वही हमें बाहित मल मिले जिसमें कोई मोटा मोटा कचरा ना हो, केवल यहाँ पर क्या हो, गंदा पानी हो और उसमें रहने वाले जीवाणु। ठीक है, फिर उनको भेजते हैं हम एक दूसरे टैंक के पास। अब ये जो टैंक होता है, ये वायवीय टैंक होता है या एरोबिक रेस्पिरेशन होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले से कुछ अपने क्या होते हैं, यहाँ पर बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। एक तो हमारे ये गंदा पानी है, इस गंदे पानी, पहले ट्रीटमेंट आपको समझ में आया, यहाँ से नाले का पानी छोड़ा, इसमें कुछ ऐसे ब्रेकर टाइप के लगाया गया। सबसे पहले उसमें मोटे मोटे कचड़े फंसे, उसके बाद फिर छोटे छोटे कचड़े, फिर उसके बाद और छोटे छोटे कचड़े। इस प्रकार से 3 भागों में या 4 भागों में, जितने भाग होते हो हमें नहीं पता, केवल आपको समझाना। इस तरीके से हमने जो मोटा मोटा कचरा था वो रोक लिया। अब बाकी इस पानी में बचेगा क्या, इसमें मिट्टी होगी, सूक्ष्म जीव होंगे या और अदर पार्टिकल्स होंगे हमारे, वो आते हैं हमारे यहाँ पर। तो क्या करते हैं, यहाँ से जो भी हमें पदार्थ मिलता है वो यहाँ भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं, हमारे यहाँ पर। देखो, जो बाहित मल या सीवेज का जो ट्रीटमेंट है, इनको 2 भागों में बांटा गया, एक प्राथमिक, एक द्वितीयक। तो जो प्राथमिक हमारा, तृतीयक हमारे सिलेबस में है नहीं ना, तृतीयक के बारे में हमें ज्यादा पढ़ाया गया। ठीक है, तृतीयक में बताएंगे, तृतीयक के बारे में बता देंगे आपको। जो हमारा द्वितीयक होता है वो प्राथमिक होता है और द्वितीयक। तो प्राथमिक में समझ में आया आपको, बाहर से यहाँ से क्या हुआ, नाली वगैरह का सब पानी आया। ठीक है, जो भी मोटा मोटा कचरा था यहाँ रुका, मोटा मोटा कचरा रुकता जाएगा। अब क्या होगा, इसमें कुछ मिट्टी वगैरह भी होगी, धूल वगैरह होगी, वो यहाँ पर इकट्ठी होने लगेगी। वो क्या होगी, यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी, और जो पानी में घुलने वाली चीजें होंगी वो यहां से ऐसे होती हुई यहां पर आ जाती है, हमारे किसके लिए, द्वितीयक उपचार के लिए आ जाती है। अब द्वितीयक उपचार के लिए क्या होते हैं, यहाँ पर बड़े टैंक होते हैं,
बड़े टैंक कौन से, वायु भी या बड़े टैंक, मतलब इनमें क्या होती है, ऑक्सीजन क्या होती है या बाहर से ऐड की जाती है। और यहाँ पर आपको एक पंखा दिख रहा होगा, ये पंखा क्या करता है, घूमता रहता है लगातार। ये क्या होता है, कंटिन्यूअस घूमता रहेगा। जब ये कंटिन्यू घूमेगा तो जो भी हम बाहर से ऑक्सीजन डाल रहे हैं या इसमें ऑक्सीजन उपस्थित है, वो ऑक्सीजन क्या होगी, अच्छे से मिलेगी। और ये जो पानी यहाँ से आ रहा था, अब इस पानी में क्या क्या थे, सूक्ष्म जीव थे। अब उस सूक्ष्म जीव में क्या हो सकते हैं, हमारे जीवाणु भी हो सकते हैं, कवक भी हो सकते हैं। तो जीवाणु और कवक, हमारे जीवाणु और कवक मिलकर के क्या होते हैं, कुछ संरचनाएं बनाती हैं। ये हमारे जीवाणु कुछ, ये कवक हमारे इस तरीके की होते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे जो कवक होते हैं वो ऐसे डंडी नुमा संरचना बना लेते हैं कुछ, ठीक है, इनको हाइफी बोलते हैं। तो इस तरीके कुछ थक्के बना लेते हैं ये मिलकर के, कौन, हमारे कवक और जीवाणु, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऊर्लक या फ्लॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्लक या फ्लॉक्स बोल लीजिए आप। जैसे आपको इंग्लिश में वो हिंदी में दिक्कत हो रही तो आप फ्लॉक्स बोलिए। इस तरीके क्या होते हैं, फ्लॉक बन जाते हैं। अब ये फ्लॉक करते क्या, अब ये फ्लॉक क्या करते हैं, जो भी इस बाहित मल में जो यहां से प्राप्त हुआ था, हमारे प्राथमिक टैंक से प्राप्त हुआ था, जो भी उसमें कार्बनिक पदार्थ होंगे, उन कार्बनिक पदार्थों को तोड़ना शुरू कर देंगे। ये करेंगे, उनको तोड़ना शुरू कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे पहले क्यों नहीं तोड़ा, तो पहले क्या थी, ऑक्सीजन है ना मिल नहीं रही थी, और ऑक्सीजन के अलावा ये साथ में नहीं थे। क्या होती है, यूनिटी में ताकत होती है ना, ये साथ में आ गए और इन्हें ऑक्सीजन मिल गई। जब इन्हें ऑक्सीजन मिल गई तो जो भी यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ थे, इन कार्बनिक पदार्थों को ये तोड़ना शुरू कर देंगे। जब कार्बनिक पदार्थ टूट जाएंगे तो जो भी, अब ये कंटिन्यू कब तक तोड़ेंगे, ये कब तक तोड़ेंगे, ये तब तक तोड़ेंगे जब तक कि यहाँ का पूरा कार्बनिक पदार्थ क्या हो जाए, टूट ना जाए। ये तब तक काम करते रहेंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये पूरी तरीके से टूट गया, देखो, जब शुरुआत में सबसे ज्यादा यहाँ पर गंदगी होगी तो उतनी ज्यादा कार्बनिक पदार्थ की गंदगी होगी, तो कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा क्या होगी, हमें ऑक्सीजन चाहिए होगी। समझे आप? तो यहां पर शुरुआत में ऑक्सीजन की खपत ज्यादा होगी। जैसे धीरे धीरे ऑर्गेनिक पदार्थ टूट जाएंगे तो वैसे ही क्या होगी, ऑक्सीजन की जो खपत होगी वो कम हो जाएगी, और अंत में जाकर के ऑक्सीजन की खपत बिल्कुल कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की खपत बिल्कुल कम हो जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि अब ऑर्गेनिक पदार्थ जो था वो पूरी तरीके से टूट चुका है। और इसी को हम बोलते हैं बीओडी, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये जो हमारे जीवाणु है या सूक्ष्म जीव के जो फ्लॉक्स बने हुए हैं, ये ऑक्सीजन को उपयोग करते हैं, और ये ऑक्सीजन को उपयोग तब तक कर रहे हैं जब तक कि यहां पर उपस्थित कार्बनिक पदार्थ पूरी तरीके से टूट नहीं जाता। जब ये पूरी तरीके से ये टूट जाएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। तो जो ऑक्सीजन की डिमांड थी या उसकी जो मांग थी, उसी को बोलते हैं हम बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, या जैव रसायन ऑक्सीजन मांग। अगर आप हिंदी में भी समझ सकें तो, या जो भी समझना चाहें, फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। यही है एक समझाने वाला, तो इसको ही हम अच्छे से समझा दें। जब यही है समझाने वाला, क्या होगा, यहां से हमारे नाले का पानी आया, ये प्राथमिक उपचार है। इनके नाम भी लिख दें, थोड़ा हमने नाम नहीं लिखे उसके लिए। ये हमारा प्राथमिक उपचार है, कम से कम आपको नाम लिख देंगे तो पता चल जाएगा जब आप नोट्स पढ़ोगे तो। ये हमारा कौन सा प्राथमिक उपचार है, और ये हमारा कौन सा है, द्वितीयक उपचार है। ठीक है, द्वितीयक उपचार। अब इनके सबके नाम भी लिख देंगे। ये जो टैंक होता है हमारा, इसमें वायु की उपस्थिति नहीं होती है। वायु की क्या होती है, उपस्थिति नहीं होती है। केवल वायु की जो उपस्थिति होती है वो इस टैंक में होती है। इसमें क्या होता है, सीधा लिख दें ऑक्सीजन प्रेजेंट, O2 प्रेजेंट। इसका मतलब होता है उपस्थित लिखे दे रहे, प्रेजेंट में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे शब्द लिखे नहीं कभी। चलो हम सीधा लिखे दे रहे, हमारी वायु उपस्थित, ऑक्सीजन छोड़िए आप, वायु उपस्थित। यहां पर क्या है, हमारी वायु उपस्थित है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारे कौन से थे, प्राथमिक उपचार था। यहां पर मोटे मोटे कचरा रुक गया। अब मोटा कचरा रुकने के बाद यहां से कुछ और बाह्य मल बाहर निकलेगा। तो ये जो बाह्य मल यहां पर तैयार हुआ है, इसको बोलते हैं प्राथमिक आपंक या प्राइमरी स्लज। प्राथमिक आपंक, या देखो 1 डिग्री लिखा है, इसका मतलब होता है प्राइमरी, और स्लज का मतलब होता है आपंक। ठीक है, तो ये जो हमारा प्राइमरी स्लज, और यहां पर क्या होता, मिट्टी या जो कचरा वो होता ना, मतलब मिट्टी टाइप का, जो कीचड़ टाइप का, वो यहां इकट्ठा हो जाता। अब प्राथमिक आपंक या प्राथमिक
स्लज लिख दिया, इफ्लुएंट लिखना था। एक मिनट, स्लज तो ये बचता है हमारा, इसको एक तो क्या होता है हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, इफ्लुएंट लिखना था इसको, इफ्लुएंट या प्राथमिक आपंक कुछ भी समझ लीजिए आप, ठीक है। यहां से क्या आया हमारे वायु, जो हमारे वायु से भरे टैंक हैं या जिनमें ऑक्सीजन हम प्रोवाइड करा रहे हैं, इसमें ये पंखा लगा, ये लगातार ऐसे घूमता रहेगा, ये लगातार घूमता रहेगा, तो इसमें हमारे क्या बन जाएंगे, ये फ्लॉक्स बन जाएंगे। फ्लॉक्स आपको समझ में आ गया क्या होते हैं, जीवाणु और कवक मिलकर के फ्लॉक्स या ऊर्वरक का निर्माण करते हैं। और ये करते क्या है, जो भी इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ हैं, जो भी इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ है, उन कार्बनिक पदार्थों को करते हैं, तोड़ते हैं। क्या करते हैं, उन कार्बनिक पदार्थों को ये तोड़ते हैं। जब ये कार्बनिक पदार्थ टूट जाते हैं, जब ऑक्सीजन की मात्रा कम लगती है हमें, तो ये जो हमारा यहां से जो भी चीज बनती है, इसको बोलते हैं हम द्वितीयक आपंक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, द्वितीयक आपंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, द्वितीयक आपंक बोलते हैं। ये हमारा क्या है, द्वितीयक आपंक, और इसको हमने कहां भेज दिया, और आगे के टैंक में भेज दिया। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर रुकेगा। अरे यार यहां पर एक चीज की थोड़ा सा कमी कर दी हमने, लेकिन कोई ना, भी सुधार देंगे उसको। यहां से एक पाइप और जोड़ना था हमें, इसको करते हैं, जोड़ देते हैं ऐसे, ऐसे एक पाइप से। अब क्या होता है हमारे, जैसे मान लीजिए यहां पर ये हमारे फ्लॉक्स भी आ जाएंगे, साथ में यहां पर हमारे ऊर्लक भी यहां पर आ जाएंगे, तो यहां से कुछ हम यहां वापस भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं, जैसे कि अब क्यों भेजते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे क्या ऊर्लक या फ्लॉक्स पहले से ही तैयार है। और ये भेजते क्यों है, क्योंकि दोबारा से इतनी मेहनत ना करने पड़े, फ्लॉक्स ना बना पड़े। जैसे दूध से दही बन गया था, फिर हम दही को एक चम्मच लेकर के ताजे दूध में डाल देते ताकि जल्दी से वो दही में कन्वर्ट हो जाए। इसी प्रकार से यहां से हम थोड़ा बहुत क्या होते हैं, बाह्य मल वापस इसमें भेज देते हैं, इस टैंक में। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होंगे, काफी संख्या में हमारे फ्लॉक्स होंगे। फ्लॉक्स क्या थे, हमारे जीवाणु और कवक का जो समूह था, उसको हमने फ्लॉक्स बोला था। फ्लॉक्स का काम क्या था, ये करते थे जो भी कार्बनिक पदार्थ थे उनको तोड़ने का काम करते हैं। जब कार्बनिक पदार्थ जितनी मात्रा में टूटेंगे उतनी ही अशुद्धि क्या होगी, कम होती जाएगी। अब यहाँ पर कुछ कीचड़ यहाँ पर इकट्ठा और हो जाएगा नीचे, यहाँ पर क्या होगा, कुछ कीचड़ इकट्ठा हो जाएगा, और इस कीचड़ को हम इस टैंक में भेज देंगे। तो जितना भी हमारा मोटा मोटा कीचड़ होगा वो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, और जो हमारा तृतीयक इफ्लुएंट या जो तृतीयक आपंक होता है, इसको या तो हम नदियों में भेज देंगे, या इसको और साफ करके पीने के लिए पानी हम इसका उपयोग कर लेंगे। समझे, लेकिन ये तृतीयक आपके में नहीं पढ़ाया गया तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि तृतीयक का उपयोग क्या होता है। ये जो हमारा तृतीयक आपंक बनता है, इसको या तो हम नदियों में डाल दे सीधा, क्योंकि अब ये जितनी इसमें अशुद्धि थी वो खत्म हो चुकी है। थोड़ा बहुत पीने के लिए और साफ करने के लिए, या तो हम इसको और साफ कर लें, तो ये पीने लायक हो जाए, या इसको डायरेक्ट हम नदियों में भेज दें। समझे आप, तो क्या किया, यहां से मोटा मोटा हमने कचरा निकाला, उसके बाद जो भी हमारा प्राथमिक आपंक बचा उसको हमने भेजा वायवीय टैंक जिसमें ऑक्सीजन था। अब ऑक्सीजन में भेजने के बाद इसमें कुछ पंखे लगे जिसकी वजह से इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद यहाँ पर जीवाणु और कवक आपस में मिलकर के कुछ समूह बना लेते हैं जिनको फ्लॉक्स या ऊर्लक बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इस बाह्यमल में जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको तोड़ देते हैं। ठीक है, जो भी कार्बनिक पदार्थ की अशुद्धि होती है उनको तोड़ देंगे। जो कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने में जो ऑक्सीजन खपत होती है उसी को हम बोलते हैं बीओडी बोलते हैं। अब बीओडी की डेफिनेशन एक बार और हम अलग से बता देंगे। ठीक है, तो टूटने के बाद जो भी हमें इफ्लुएंट मिलता है या द्वितीयक आपंक मिलता है उसको हम अगले टैंक में भेज देते हैं। उसके बाद जो भी गाढ़ा या जो भी मिट्टी वाला पदार्थ होता है वो यहाँ इकट्ठा कर लेंगे और सीधा कहाँ भेज देंगे, हम किसमें, नदियों में भेज देंगे। और थोड़ी बहुत मात्रा इफ्लुएंट की कहाँ होती है, वापस इस टैंक में भेज देंगे। किसके लिए, स्टार्टर या इनोकुलम के रूप में। ठीक है, अब बीओडी के बारे में और बता दें। देखो यहां पर हमारे वायुवीय टैंक में उपस्थित जो भी फ्लॉक्स हैं, फ्लॉक्स को कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए जो भी ऑक्सीजन की डिमांड होती है, जो भी ऑक्सीजन की मांग होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बीओडी बोलते हैं। बायो मतलब हो गया हमारे फ्लॉक्स, बायो मतलब होता है जीव चीजें, तो बायो हो गए हमारे फ्लॉक्स। अब कार्बनिक पदार्थ हो गए क्या, अपने ऑर्गेनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ क्या हो गए, केमिकल। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब केमिकल पदार्थों को तोड़ने के लिए जो भी जीवों के द्वारा ऑक्सीजन की मांग होती है उसी को हम बीओडी बोलते हैं। अब बीओडी को हम चेक कैसे करते हैं,
तो हम क्या करेंगे, 1 लीटर पानी यहां से कुछ बाह्य मल निकाल लेंगे और उसमें कंपेयर कर लेंगे कि इसको कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो उसी के आधार पर हम चेक करते हैं। शुरुआत में हम इसको देखेंगे, शुरुआत में हमने इसको जब यहां से खराब पानी आया ही था तो शुरुआत में उसको देखेंगे, तो मान लीजिए उसको पहले चाहिए थी ऑक्सीजन, कितनी चाहिए थी, 100 चाहिए थी या 80 चाहिए थी, ठीक है, वो ग्राम या कुछ मात्रा में आप ले लीजिए। मान लीजिए इसको शुरुआत में से 80 चाहिए थी, कुछ समय बाद ये 60 चाहिए थी, कुछ समय बाद ये 40 चाहिए थी, कुछ समय बाद ये 20। अब फिर ये 20 से नीचे नहीं जा रही है, अब 20 से कम नहीं हो रही, 20 से कम नहीं हो रही, मतलब अब इससे ज्यादा और ऑर्गेनिक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ नहीं बचे थे तोड़ने में, तो अब और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, अब ये पूरा टूट चुका। जब ये कंडीशन आ जाती है कि अब और ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता, तो ये वाला यहां से गेट खोलेंगे और इसको पूरा पानी यहां ले आएंगे और उसमें से थोड़ा सा फिर यहां डाल देते हैं, जब यहां से डालेंगे ताकि फ्लॉक्स बनने में और टाइम ना लगे। इतना क्लियर है? देखो यहां से एक बार पानी आया तो यहाँ का ये गेट बंद कर देंगे, यहाँ पूरी प्रोसेस चलती रहेगी। ये कब तक चलती रहेगी? जब तक कि बीओडी बिल्कुल कम ना हो जाए, ऑक्सीजन की मांग जब तक बिल्कुल कम ना हो जाए। कम मतलब कि अब और ऑर्गेनिक पदार्थ नहीं बचे हैं, तो अब ऑक्सीजन नहीं चाहिए, सब टूट चुके हैं। जब बीओडी की मांग कम हो जाएगी या बीओडी कम हो जाएगी तो यहाँ का कबाड़ा खोलेंगे। अब ये बंद है, यहाँ से अभी और नहीं आ रहा इस साइड से, इसको बाहर इस टैंक में डाल दें। अब इस टैंक में से कुछ फ्लॉक्स निकालकर या कुछ वाटर निकाल करके यहाँ डाल देते हैं, फिर इस कबाड़ को बंद कर देंगे, इसको खोल करके फिर से ये गंदा पानी आएगा, फिर पंखे चलते रहेंगे, फिर उसको साफ करेंगे, फिर यहाँ भेज देंगे। जैसे हमारा हार्ट या हृदय काम करता था ना, कि हमारे कहां से एक पार्ट से हार्ट निकला तो वहां के गेट बंद हो गए, दूसरे खुल गए, फिर बंद हो गए, फिर खुल गए, यही चलता रहता था। यहां से आया, यहां से एक बार गया, यहाँ की गेट बंद हो गए, यहाँ की भी बंद है, अभी यहाँ चलता रहेगा। जब यहाँ की प्रोसेस कंप्लीट हुई, गेट खुला, फिर इसमें गया, फिर यहाँ से ये, यहाँ से ये। तो बहुत कठिन नहीं है, आपको जो इंपॉर्टेंट है बीओडी वो आपको समझा देंगे। बाहित मल में सूक्ष्म जीव, इस बाहित मल में कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थों की क्या होती है? बड़ी मात्रा होती है, और उसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो भी हमारा सीवेज पानी होता है, नाले वगैरह का। विसर्जन से पूर्व बाहित मल का क्या करते हैं? उपचार करते हैं। बाहित मल का जो उपचार होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से किया जाता है। जो बाहित मल का जो उपचार होता है वो बाहित मल उपचार संयंत्रों के द्वारा किया जाता है या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा किया जाता है, ताकि वह प्रदूषण मुक्त हो जाए। यह उपचार निम्नलिखित 2 चरणों में होता है। कौन कौन से चरण थे? एक प्राथमिक था और दूसरा हमारा क्या था? द्वितीयक उपचार था। इसमें क्या करते हैं हम? कणों को भौतिक रूप, जो पॉलीथीन वगैरह होते हैं ना, भौतिक रूप से हटाया जाता है। इसमें शामिल है तैरते हुए कूड़े करकट के अनुक्रमिक निस्यंदन, ठीक है, और सित वालुकासम, मृदा तथा छोटे गुटखा, जो वो कीचड़ बनता है ना, जिससे मिट्टी का जो कीचड़ बनता है वो भी यहीं पर अलग करते हैं। सभी नीचे बैठे हुए ठोस प्राथमिक आपंक प्राइमरी स्लज बनाते हैं। देखो ये क्या है? हमारे बहिस्राव बोलते हैं। एक मिनट, इसको प्राथमिक आपंक नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक बहिस्राव बोलेंगे। आई एम सॉरी उसके लिए भाई, इसको बोलते हैं हम प्राथमिक बहिस्राव। क्या बोलते हैं इसको हम? प्राथमिक बहिस्राव बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा द्वितीयक बहिस्राव हो जाएगा, द्वितीयक बहिस्राव हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा? ये हमारा तृतीयक बहिस्राव हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? ये तृतीयक बहिस्राव हो जाएगा। और ये जो नीचे कीचड़ टाइप का जमा है इसको हम आपंक बोलते हैं। तो ये हमारा यहां पर प्राथमिक आपंक होगा। बेटा सॉरी बोल दिया है, उसके लिए आप परेशान मत होइए। और इसको प्राइमरी स्लज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्लज, ठीक है। तो आपंक की जगह पर आपको स्लज लिख लेनी है। तो ये हमारा कौन सा होगा? ये हमारा द्वितीयक स्लज होगा या द्वितीयक आपंक होगा हमारा। क्या होगा हमारा? द्वितीयक आपंक या सेकेंडरी क्या होगा हमारा? स्लज होगा, ठीक है। इसी प्रकार से वो हमारा टर्सरी इफ्लुएंट होगा। तो पहले क्या होता है? हमारा प्राथमिक आपंक बनता जो नीचे इकट्ठा हो जाता है, और प्राथमिक बहिस्राव प्राइमरी इफ्लुएंट क्या होता? अगले आगे टैंक में हम उनको भेज देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं द्वितीयक अथवा जीव विज्ञानी उपचार। अब जीव विज्ञानी क्यों बोला? क्योंकि इसमें हमारे जीवाणु और कवक क्या कर रहे हैं? इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें कुछ हमें जीव सूक्ष्म जीवों की सहायता ले रहे हैं। तो प्राथमिक बहिस्राव को बड़े वायुवी टैंकों में से गुजारा जाता है।
देखा, ये हमारे प्राथमिक बहिस्राव, इसको कहां पहुंचाया हमने, वायुवीय टैंकों में पहुंचाया। वाह, लगातार यांत्रिक रूप से उसको घुमाते हैं, उसको बराबर क्या करते हैं, घुमाते रहते हैं। इससे लाभदायक वायुवीय सूक्ष्म जीवों की प्रबल सशक्त वृद्धि या फ्लॉक्स का क्या होता है, निर्माण होता है। फ्लॉक्स में क्या क्या होते हैं, हमारे कवकीय तंतुओं से जुड़े जीवाणुओं के जाली जैसी संरचना होती है। ये हमारे कवक होते हैं, ऐसी जाली संरचना बना के, और इन्हीं के बीच में क्या होते हैं, हमारे बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, फ्लॉक्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, वृद्धि के दौरान यह सूक्ष्म जीव जो भी हमारा इफ्लुएंट या बहिस्राव होता है उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के प्रमुख भागों की क्या करते हैं, ये खपत करते हैं, उसको तोड़ते हैं। बहिस्राव के बीओडी को महत्वपूर्ण रूप से घटाने लगता है। जो हमारे इफ्लुएंट की जो बीओडी होता है उसको क्या करते हैं, ये लगातार कम करते रहते हैं। कम कैसे करते रहते हैं, जब हमारे कार्बनिक पदार्थ टूट जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, मतलब और ज्यादा उन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगा। अब यहां पर लिखिए बीओडी, इसको लगाइए आप, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, जितने भी इंपोर्टेंट लगा सके आप लगा लीजिए। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है वो बीओडी ही है। ठीक है, यह ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर दे। यह अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्टली रूप से जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का मापन है। जब व्यर्थ जल का बीओडी अधिक होगा तब उसकी प्रदूषण क्षमता भी अधिक होगी। देखो, इसको हम फिर से समझा दे रहे। जैसे मान लीजिए हमने सबसे पहले 1 लीटर पानी निकाला कोई बाहितमल, और उसमें देखा कि इसमें ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है, ज्यादा ऑक्सीजन इसको चाहिए, मतलब उसमें अशुद्धि भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक हिसाब से मान लीजिए जो ऑक्सीजन है वो कर रही पेट्रोल की तरह काम कर रही है या डीजल की तरह काम कर रही है। जो भी उसमें सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं जिनको वो कार्बनिक पदार्थ तोड़ने हैं, तो उन कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए उन्हें कुछ ईंधन चाहिए ना, तो वो जो ऑक्सीजन है वो एक ईंधन की तरह काम कर रही है। तो जितना ज्यादा उन्हें काम करना है उतनी ज्यादा उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन की खपत ज्यादा है मतलब अशुद्धि भी ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन की खपत कम है, बीओडी कम है, अगर बीओडी कम है तो हमारा जो पानी है वो प्योर है। अगर बीओडी बहुत ज्यादा है तो उस पानी में अशुद्धि भी क्या है, बहुत ज्यादा है। समझे? इससे ज्यादा सरल नहीं समझा पाएंगे भाई। बहिस्राव को निसादन टैंक, इसको भेजते हम सेटलिंग टैंक में। अब जो वायु बी के बाद जो भी हमारा आगे मटेरियल गया था उसको बोला था हमने सेटलिंग टैंक में, जहां जीवाणु झुंड फ्लॉक्स से अवसाद में परिवर्तित हो जाते हैं। यह अवसाद सक्रिय या आपंग एक्टिवेटेड स्लज कहलाता है। देखो, चलो इसको फिर से हम डायग्राम के पास ले जाते हैं। ये जो हमें द्वितीयक आपंक मिला है ना, इसी में क्या रहते हैं हमारे, इसी में हमारे क्या होते हैं, फ्लॉक्स भी पड़े रहते हैं। ये इसी में क्या होते हैं, हमारे फ्लॉक्स पड़े रहते हैं। तो ये जो फ्लॉक्स होते हैं इनको बोलते हैं सक्रिय फ्लॉक्स, और ये जो सक्रिय फ्लॉक्स होते हैं ये फिर से हम यहां भेज देते हैं। समझे आप? तो सक्रियत आपंक के छोटे से भाग को हम निवेश द्रव इनोकुलम के रूप में फिर से कहां भेज देते हैं, वायुवीय टैंक में पंप कर देते हैं। तो फिर से क्या करते हैं हम, जो भी हमारा सक्रियत आपंक था उसको कहां भेज देते हैं हम, दोबारा से कहां पर, वायुवीय टैंक में भेज देते हैं। ठीक है, आपंक का बचा खुचा मुख्य भाग बड़े टैंक में पंप किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे अवायवीय आपंक या संपाचित अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं। यहां कुछ अवायवीय जीवाणुओं तथा कवकों के पाचन के द्वारा गैसों का मिश्रण जैसे CH4H2S और CO2 उत्पन्न करते हैं। ये गैसें बायोगैस का निर्माण करती हैं। द्वितीयक उपचार प्लांट से बहिस्राव सामान्यतः जल के प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदियों झरनों में छोड़ दिया जाता है। यहां पर एक चीज आपको बतानी थी, यहां से कहा गया अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। देखो डायग्राम में फिर से पहुंचते हैं। यहां पर जो भी हमारा ये द्वितीयक आपंक बचा था इसको कहां भेजा था हमने, इस टैंक में भेजा था। इस टैंक में क्या होता, अनएरोबिक, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहां पर क्या होता है, इस आपंक को क्या कहते हैं, तोड़ते हैं। और यहां पर कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, वो ऑक्सीजन के बिना ही इस कीचड़ को तोड़ते हैं। जब वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको तोड़ेंगे तो यहां पर कुछ गैस उत्पन्न होती है। कौन कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, H2S, हाइड्रोजन, इस टाइप की गैस उत्पन्न होती है। इन गैसेस को हम बोलते हैं क्या, बायोगैस बोलते हैं। अब बायोगैस क्यों बोला, क्योंकि सूक्ष्म जीवों ने गैस को बनाया, इसलिए उसको क्या बोल दिया हमने, बायोगैस बोल दिया। और इस बायोगैस का यूज करते हैं हम कहां पर, इस बायोगैस का यूज करते हैं हम कहां पर, खाना वगैरह बनाने में या लाइट वगैरह का यूज करने में।
ठीक है, तो अभी बायोगैस के बारे में और बताएंगे, इसलिए इस वाले टॉपिक को यहाँ नहीं बताया था, लेकिन वहां लाइन नीचे लिखी थी तो बता दी हमने, यहाँ पर भेज देते हैं। इसमें क्या होता है, अनएरोबिक या अवायवीय श्वसन होता है, जिसके द्वारा यहाँ पर कुछ गैसें उत्पन्न होती हैं। इन गैसों को बोलते हैं बायोगैस। क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं। अभी हम बायोगैस के बारे में और बात करने वाले हैं। तो क्या हुआ था, जो भी हमारा द्वितीयक एफ्लुएंट बनाते हैं, वो सॉरी द्वितीयक बहिस्राव बनाता, इस द्वितीयक बहिस्राव को कहां भेज देते हैं हम, नदियों या झरनों वगैरह में ये भेज देते हैं। अब इसके बाद पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने हमारे देश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान तथा यमुना एक्शन प्लान जैसी योजनाओं का क्या किया, सूत्रपात किया। आपने सुना भी होगा कि गंगा यमुना को प्रदूषण से बचाने के लिए कुछ नियम चालू करते हैं सरकार ने, वो किए हैं, वो करने भी चाहिए। तो ये जो टॉपिक था हमारा क्या होता, यहाँ पर कंप्लीट होता। तो क्या है आपके लिए, क्या बोलेंगे हम, थैंक यू बोलेंगे। और थैंक यू किस लिए, आप बने रहे। देखो यहाँ पर थोड़ी सी नामों में गलती हो गई थी, तो उसको लेकर के मेजर इशू मत बनाइएगा। फिर से हम एक बार जल्दी से बर्बली इसको रिपीट कर दे रहे हैं। नाली का पानी आया, नाली के पानी को जो मोटा मोटा कचरा था उसको रोक लिया, ठीक है। रोकने के बाद कुछ कीचड़ नीचे जमा हो गया, जिसको बोल दिया हमने प्राथमिक आपंग या प्राइमरी स्लज। कुछ पानी जो घुलनशील था वो उसको भेजा गया कहां पर, हमने वायु टैंकों में, और जिनको क्या बोला था हमने, प्राथमिक बहिस्राव। इन वायु टैंकों में क्या होते हैं, कुछ पंखे लगे रहते हैं, इससे क्या करते हैं, इस पानी को घुमाते रहते हैं ताकि ऑक्सीजन अच्छे से मिल जाए। और इसी के अंदर क्या होते हैं, कवक और जीवाणु मिलकर के फ्लॉक्स का निर्माण करते हैं। इन फ्लॉक्स को, ये फ्लॉक्स क्या करते हैं, यहां पर उपस्थित जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनको तोड़ने का ये क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये जब टूट जाता है तो टूटने के बाद ये कहां भेजते हैं हम, एक दूसरे टैंक में भेजते हैं। इस टैंक में क्या होता है, इस टैंक को बोलते हैं हम सेटलिंग टैंक, इनके नाम भी लिख दिए चलो हम। इसको क्या बोलते हैं हम, सेटलिंग टैंक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सेटलिंग टैंक, क्योंकि यहीं पर इकट्ठा हो रहा। और इसको क्या बोल दिया हमने, वायुवीय टैंक बोल दिया, वायुवीय टैंक बोल दिया। और इसको क्या बोल दिया, अवायुवीय टैंक बोल दीजिए, ठीक है। ये दोनों इनके नाम ज्यादा जरूरी थे। यहां भेजा, तो यहां जब आए तो उसके क्या बोला हमने, द्वितीयक बहिस्राव बोला। तो द्वितीयक बहिस्राव में क्या थे, कुछ जो यहां पर आपंग तैयार होता है इसको बोलते हैं हम सक्रिय आपंग या एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट भेजते हैं हम फिर से वायुवीय टैंक में, किस लिए, ताकि वो इनोकुलम की तरह काम कर सके या निवेशीय द्रव की तरह। और उसका बचा खुचा जो पार्ट होता है वो भेजते हैं हम कहां पर, एक ऐसे टैंक में भेजते हैं जहां पर वायु अनुपस्थित होती है। वायु की अनुपस्थिति के कारण यहाँ पर क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है, जिससे यहाँ पर कुछ गैस उत्पन्न होती है। इन गैसों को बोलते हैं बायोगैस। और जो हमारा तृतीयक बहिस्राव बनता है, इस तृतीयक बहिस्राव को भेज देते हैं हम कहां पर, इनको भेज देते हैं हम अपने झरनों नदियों वगैरह में। ठीक, इतना क्लियर है। तो भाई मिलते हैं अपने क्या नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, ये चैप्टर हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ये आधे से ज्यादा कंप्लीट हो चुका। जो अगला लेक्चर आएगा बहुत से बहुत आधे घंटे का, मैक्सिमम आधे घंटे जाएगा या 45 मिनट, ठीक है। तो मिलते हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।